हेलो एवरीवन, सीबीएसई एक्सप्लोजन पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन आपकी अध्यापिका एक नया टॉपिक लेकर आई है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए, जिनका भी कोर्स ए है। आज उन्हें हम पढ़ाने जा रहे हैं समास, हिंदी व्याकरण। मुझे लगता है ये यूटीज़ में भी आएगा आपको ये चैप्टर, तो जल्दी से बच्चों को अच्छे से समझाया जाए ताकि उनका कोई भी मार्क्स कटने ना पाए। सीबीएसई एक्सप्लोजन पर ये मेरी 10th वीडियो है स्टूडेंट्स, समास हिंदी व्याकरण। आगे बढ़ती हूं। हिंदी व्याकरण इजी ट्रिक्स विद क्वेश्चन आंसर। समास समझना जरूरी है। समास के 6 भेद लिखे हैं यहां पर। 6 भेद के नीचे एक्स्ट्रा तत्पुरुष का भेद भी मैंने लिखा हुआ है। अगर आपको एग्जाम्पल्स समझने के लिए ज़्यादा चाहिए और अगर आपको ये वाला टॉपिक पूरा डिटेल में समझना है तो हिंदी लर्निंग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वहां जाकर पूरा डिटेल चैप्टर आप विद एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई एक्सप्लोजन पर मैं आपको डिटेल में जानकारी नहीं दूंगी, लेकिन यहां पर मैंने ट्रिकी फॉर्मूला अपनाया है, उस फॉर्मूले के बेस पर आपको समझाऊंगी। तो दोनों तरीके आपके सामने हैं, चाहे तो आप ये वाला तरीका फॉलो कीजिए सीबीएसई एक्सप्लोजन का, चाहे तो हिंदी लर्निंग बाय आशिमा महाजन चैनल पर जो वीडियो डली है समास की उसका फॉलो कीजिए। समास का गूगल टेस्ट फॉर्म भी मैंने अपने चैनल पर दे रखा है, आपको मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। समास का कोई भी टेस्ट जो मेरी चैनल पर ऑलरेडी डला हुआ है उसकी प्लेलिस्ट मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और क्लास 9 के कोर्स ए की लिटरेचर एंड लैंग्वेज बोथ पोर्शंस की मैं आपको प्लेलिस्ट देने जा रही हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जिसको भी कोई भी चैप्टर क्लास 9 से रिलेटेड चाहिए, आप कोर्स ए पे जाकर उस प्लेलिस्ट को ओपन करके देख सकते हैं। चलिए बिना देरी किए चैप्टर शुरू करती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये तो मैथ्स आ गया। ये मैथ्स नहीं है, ये याद रखने का सूत्र है। एक नया तरीका मैंने अपनाया है। 6 का मतलब क्या है, क्योंकि आपने तो अभी तक स्क्वायर रूट ही पढ़ा होगा, क्यूब रूट पढ़ा होगा, ये 6 क्या आ गया है ना। तो ये हैं हमारे समास के 6 भेद जिनको मैंने रख दिया है इसके अंदर। ओके, ए का मतलब क्या है, के का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, डी स्क्वायर का मतलब क्या है और बी का मतलब क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। शब्द निर्माण यानी कि समास, कंपाउंड क्या होता है। सीधी सी बात है, संधि 2 वर्णों के मेल से बननी प्रक्रिया को कहते हैं, और जो समास है 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे 2 या 2 से अधिक शब्द कैसे, तो जैसे मैं वर्ड बोल रही हूं आपको घन श्याम, तो घन एक वर्ड है, श्याम एक वर्ड है, तो कंबाइन करके वर्ड बन गया घन श्याम। तो समास में बच्चों निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। समास के लिए कम से कम 2 पद होने बहुत जरूरी होते हैं। पहला पद जो है वो पूर्व पद कहलाता है, यानी कि ये जो घन है ये पूर्व पद है, तो आपको पहला पद याद रखना है, वो पूर्व पद कहलाता है। और दूसरा पद यानी कि जो लास्ट में लिखा होता है शाम जैसे लिखा हुआ है, वो उत्तर पद कहलाता है। तो समास के लिए 2 बातें अच्छे से याद कर लीजिए, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। दूसरा, समास होने पर दोनों पद मिलकर एक संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं, जैसे कि संक्षिप्त रूप छोटा रूप धारण कर लिया घन श्याम, है ना, इसे कहते हैं समस्त पद। तीसरा, समास प्रक्रिया में बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है, जैसे पूर्व पद प्लस उत्तर पद इक्वल टू समस्त पद। पूर्व पद यानी कि पहला पद क्या है घन, और बीच की विभक्ति यानी कि बीच की जो भी विभक्ति इसमें लगेगी, की लगेगी, का लगेगी, में लगेगी, रूपी लगेगी, जो भी लगेगी वो हम आपको आगे समझाते हैं, उस विभक्ति का लोप होकर समस्त पद निकल कर आता है, वो है घन श्याम। मेरे को लगता है आपको ये समास की ये जो 3 चीजें हैं इन्हें बहुत ध्यान से समझना होगा। आगे देखिए, समास विग्रह क्या होता है। आज तक आप संधि विच्छेद करते आए हैं, आज हम समास विग्रह करेंगे, यानी कि जो पूरा पद दिया हुआ है आपको, उसके सभी पद जब आप अलग अलग कर देंगे, मान लो घनश्याम को अलग अलग कर दिया, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं समास विग्रह। जैसे माता पिता समस्त पद का विग्रह क्या होगा, माता और पिता। अब माता का पिता तो नहीं करेंगे आप, माता और पिता ही तो करेंगे, है ना। आगे जब आप डिटेल में एक एक भेद समझेंगे तो आपको मालूम चलेगा समास विग्रह होता क्या है।
ये हैं हमारे समास के 6 भेद, जिसको हमने वहां पर स्क्वायर रूट में लिख दिया था, राइट। अव्ययी भाव समास, पहला है अव्ययी भाव जिसको डिनोट किया था हमने ए से। दूसरा है कर्मधारय जिसको डिनोट किया था हमने के से, के लिख दिया था कर्मधारय को हमने। आपको वो फॉर्मूला याद होगा जो मैंने पहले पेज पे आपको दिखाया था। तत्पुरुष को हमने किस में कर दिया था, टी में, और द्वंद्व को डी में, और द्विगु को भी डी में, इसीलिए डी स्क्वायर लिख दिया था हमने वहां पर। बहुब्रीहि को हमने किस में कर दिया, बी में। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बना था, ए के टी डी स्क्वायर बी। ओके, ये इसको हमने 6 जो ये था, क्लियर हो गया आपको। 6 ए के टी डी स्क्वायर बी, ये समझ में आ गए। समास के 6 भेद हैं, इसको मैंने शॉर्ट करके ऐसे लिख दिया है। ये याद रखने का एक सूत्र है। अगर आपको ऐसे समझना है तो ऐसे समझ लीजिए, दूसरा तरीका समझना है तो हिंदी लर्निंग चैनल पे चले जाइए, वहां पे दूसरा तरीका बताया गया है। चलिए आगे बढ़ती हूं। 6 ए के टी डी स्क्वायर बी इक्वल टू समास, यानी कि ये समास जो है इसके बराबर होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि, ये समास के 6 भेद आपको याद करने हैं। और ट्रिक ये याद रखनी है कि इसको हमने किससे डिनोट किया है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ती हूं, एक एक भेद समझा रही हूं, ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला यानी कि पूर्व पद, जो मैंने आपको घनश्याम में घन वर्ड दिखाया था, तो पहला पद प्रतिदिन में है प्रति, और उसका अर्थ क्या है, प्रधान होता है। अव्यय के संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। अव्यय पता है आपको क्या होते हैं, जिन शब्दों पे लिंग, वचन, कारक, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो बिल्कुल चेंज नहीं होते, वो अव्यय कहलाते हैं। अब जैसे अगर मैं वर्ड बोल दूं बेरहम में बे वर्ड बोलते हैं, तो बे वर्ड का ना तो लिंग वचन चेंज होगा, ना कारक, ना काल, कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसे कहते हैं अव्यय। तो वो वर्ड्स जिनको हम बिल्कुल चेंजेबल नहीं होते, जो वर्ड्स, वो अव्यय कहलाते हैं। तो अव्ययी भाव समास में याद रखिएगा, इसमें पहला पद यानी कि आ जन्म में आ, पहला पूर्व पद, वो अव्यय होता है और उसका ही मेन अर्थ होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये सारे अव्यय हैं जिन्हें आपको याद करना है। प्रति प्लस दिन से वर्ड बन गया समस्त पद प्रतिदिन। ओके, विग्रह करेंगे तो विग्रह आपको याद करने हैं, और विग्रह करके क्या बनता है, प्रतिदिन का हर दिन या प्रत्येक दिन। ओके, आ प्लस जन्म, आ जन्म, तो विग्रह करके बन गया जन्म से लेकर, ये आपको याद करना है। जथा प्लस संभव, यथा संभव, यानी कि जैसा संभव हो। अनु प्लस रूप, अनुरूप, यानी कि रूप के योग्य। भर प्लस पेट, समस्त पद बन गया भरपेट, और पेट भर के इसका विग्रह। तो वहां पे आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इस समस्त पद का यानी कि प्रतिदिन का विग्रह करें। आप विग्रह कर देंगे और सामने आपको पूछा जाएगा समास का भेद भी लिखें, तो आपको वो पूछा जाएगा। आपको इसी प्रकार सारे वर्ड्स याद करने हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, लेकिन जितने यहाँ दिए हैं उससे ज़्यादा एग्जाम्पल मैंने हिंदी लर्निंग चैनल पर दे रखे हैं। तो आपको ग्रामर की बुक ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद कर लीजिए, और हिंदी लर्निंग चैनल पे जो वीडियो डाला उसका एक एक एग्जाम्पल देख लीजिए। आप हर एग्जाम्पल देखने के बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा समास के टेस्ट पेपर की, आपको समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर आपको समझ में आया या नहीं। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास की परिभाषा है कि वह समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। उसमें तो पहला पद जो था वो अव्यय होता है अव्ययी भाव में। कर्मधारय में याद रखिएगा, पहला पद क्या होता है, विशेषण, और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य। अब इसमें उपमान और उपमेय का संबंध भी माना जाता है। तो इस जो कर्मधारय समास है, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि लास्ट वाला पद प्रधान होता है, और विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में क्या वर्ड लग जाता है, के समान या फिर है जो। अब कैसे, जब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगी ना तब आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ती हूँ। एग्जाम्पल देखिए, आपको समास पद दिया है नवयुवक, आपको विग्रह करके कैसे लिखना है, नव है जो युवक, यानी कि है और जो, ये दो वर्ड आपको बीच में लगाने हैं। पीताम्बर,
पीत है जो अंबर, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब अस्तर, तो पीत है जो अंबर। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। नील कमल, नील है जो कमल। महात्मा, महान है जो आत्मा। कनकलता, कनक की सी लता, या कनक रूपी लता भी कर सकते हैं। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। आगे बढ़ती हूं। कर्मधारय तत्पुरुष के 4 भेद हैं। अब कैसे? विशेषण पूर्व पद, विशेष्य पूर्व पद, विशेषणों उभय पद, विशेष्यो उभय पद। उभय पद है ये, उभय मतलब दोनों। ओके। विशेषण पूर्व पद में क्या होता है बच्चों? यहां पे पहला पद प्रधान होता है। पहला पद पीतांबर में क्या है? पीत, ठीक है, और दूसरा है अंबर, ठीक है। तो पहला पद पीत प्रधान है। जहां पर पहला पद प्रधान है वो विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास है। ये हो गया विशेषण पूर्व पद। और विशेष्य पूर्व पद में इसमें पहला पद बच्चों विशेष्य होता है। कैसे? जैसे मैं लिख दूं कुमारी श्रमणा। आपको पता है श्रमणा कौन थी? मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है स्वरचित भजन में, राम का मधुर भजन है, जिसमें मैंने श्रमणा के बारे में बताया हुआ है। अगर आपको जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको मालूम चल जाएगा श्रमणा कौन है। मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगी। विशेष्य, विशेष्य पूर्व पद में पहला पद विशेष्य होता है ना। तो पहला पद कुमारी वर्ड लगा है, तो कुमारी की प्रधानता ज्यादा है यहाँ पर, कुमारी श्रमणा। ओके, तो कुमारी वर्ड की प्रधानता विशेष्य पूर्व पद में होती है। और विशेषणों उभय पद में क्या होता है? दोनों पद विशेषण होते हैं। कैसे? जैसे सुनी अनसुनी वर्ड है, इसमें दोनों पद महान है। सुनी का भी मतलब है, अनसुनी का भी मतलब है, तो दोनों पद विशेषण ही है इसमें। और विशेष्य उभय पद में दोनों पद क्या हो जाएंगे? विशेष्य हो जाएंगे। यानी कि जैसे मैंने आम्र वृक्ष लिखा, आम्र भी आपका क्या है? विशेष्य, और वृक्ष भी क्या है? विशेष्य। तो दोनों पद इसमें विशेष्य। ये कर्मधारय तत्पुरुष के 4 भेद हैं, जिनको समझकर आप उनका विग्रह कर सकते हैं। और अगर इससे भी इजी ट्रिक चाहिए तो हिंदी लर्निंग चैनल पे मैंने समझा रखा है दूसरे तरीके से। तत्पुरुष समास, तीसरा भेद। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह गायब हो जाता है, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। अब कैसे? जैसे मैं तुलसी कृत लिखा, तुलसी से कृत, कृत का मतलब होता है रचित, लिखा हुआ। श्राहत, शर से आहत। रा खर्च, रा के लिए खर्च। राजा का कुमार, राजकुमार बन गया। तो तत्पुरुष समास में बच्चों उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि जो लास्ट का वर्ड है ना वो प्रधानता ज्यादा रखता है। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। आप सबने कारक की विभक्तियां याद करी हुई हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर, बस इसमें सिर्फ कर्ता को और संबोधन को छोड़ दीजिएगा, बाकी 6 भेद याद कर लीजिए। हर भेद का आपको क्या मालूम होना चाहिए? विभक्ति चिन्ह। कर्म तत्पुरुष का क्या है? कर्ता ने कर्म को। अब चिड़ी मार को क्या बन गया? चिड़िया को मारने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। तो यहां पर आपको विग्रह करना आना चाहिए। तो विग्रह करने के लिए आपको शब्दों को पढ़ना है, उनका विग्रह सीखना है कि विग्रह कैसे कर सकते हैं। अब चिड़िया से मार, कोई भी विभक्ति थोड़ी लगा सकते हैं हम इसमें, चिड़िया से मार, ये कुछ नहीं बना, चिड़िया को मार, है ना। करण तत्पुरुष की क्या पहचान होती है? से या के द्वारा लगा होता है। तो कर्ता ने कर्म को करण से। आचार कुशल, तुलसीकृत, हस्तलिखित, हस्तलिखित का मतलब हस्त से लिखित, तुलसीकृत का मतलब तुलसी से रचित, तुलसी से कृत। संप्रदान तत्पुरुष रसोईगर, रसोई के लिए घर, क्योंकि इसमें के लिए। लेकिन जब हम विग्रह करेंगे तो बीच की विभक्ति गायब हो जाएगी, के लिए को गायब करके रसोई घर वर्ड बन जाएगा। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। सभा भवन, सभा के लिए भवन। अपादान तत्पुरुष की पहचान होती है से अलग, है ना। देश निकाला, तो देश से निकाला। कामचोर, काम से जी चुराने वाला। पाप मुक्त, पाप से मुक्त, यानी कि अलग हो गया वो, तो वो अपादान तत्पुरुष की पहचान है। संबंध तत्पुरुष तो काके की होते हैं। विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास। राजभवन, राज का, राजा का भवन। सेनापति, सेना का पति। अधिकरण तत्पुरुष की पहचान में और पर होती है। तो गृह प्रवेश वर्ड दिया होगा तो आपको विग्रह क्या करना है? गृह में प्रवेश। नरोत्तम, नर में उत्तम। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। अगर आपने विग्रह करना सीख लिया ना स्टूडेंट्स, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि अगर विग्रह एक बार हो गया तो वहां से तो आप पहचान ही जाओगे कि कौन सा तत्पुरुष समास है ये, क्योंकि आपको विभक्तियां याद है। चलिए आगे बढ़ती हूं।
द्विगु समास, द्विगु यानी कि अभी तो सिंगल डी की बात कर रहे हैं। जिस समस्त पद का पूर्व पद यानी कि पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, यानी कि काउंटिंग वाला नंबर देखना है, वो द्विगु समास है। अब सप्ताह में क्या है, 7 दिनों का समाहार। इसका जब भी विक्रय करते हैं जा तो वर्ड लिख देते हैं समाहार, जा वर्ड लिखते हैं समूह। तो आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, समाहार या समूह, बाकी तो उस वर्ड से बन जाएगा जो वर्ड आपको दिया होगा। जैसे सप्ताह है, 7 दिनों, सप्ताह किसे कहते हैं, 7 दिन को, तो 7 दिनों का समाहार। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। तो जहां भी काउंटिंग का पहला वर्ड आ जाए, पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, वो द्विगु समास होता है। आगे बढ़ती हूं, द्वंद्व समास, यानी कि ये दूसरा डी आ गया, इसी से मिलकर बन गया डी स्क्वायर। जिस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, जहां दोनों पद समान हो, इक्वल, दोनों पदों को मिलाते समय क्या वर्ड्स यूज करेंगे हम, अथवा, और, या, एवं, ये सारे योजक। और इन सबको अगर गायब कर देंगे तो हमारा द्वंद्व समास बन जाएगा। जैसे द्वंद्व समास के भेद कितने हैं, 3, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। अब आपको ये थोड़ी सी चीजें डिफरेंट लगेंगी। अब स्टैंडर्ड भी तो हाई हो गया आपका 9th स्टैंडर्ड, फिर भी इजी तरीका मैंने हिंदी लर्निंग में भी बता दिया है इसको कैसे समझना है। द्वंद्व समास का बहुत इजी ट्रिक है वहां पर भी, लेकिन यहाँ पर भी डिटेल में जानकारी देनी थी बच्चों को, इसलिए मैंने ये तरीका अपना लिया। द्वंद्व समास, इतरेंद्र द्वंद्व में क्या होता है, यहाँ दोनों पदों का बराबर महत्व होता है। ऋषि और मुनि है, इसमें दोनों पदों का मतलब है, ऋषि का भी मुनि का भी, तो हम ऋषि और मुनि लिखते हैं यहाँ पर। गाय बैल है, दोनों का महत्व है, गाय और बैल। इसका जब विग्रह करते हैं तो इस प्रकार लिखेंगे, गाय और बैल, ऋषि और मुनि, ठीक है। समाहार द्वंद्व में क्या होता है, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो और दोनों पद बहुवचन में प्रयोग हो। जैसे मैं बोल रही हूं हाथ पांव, तो हाथ पांव ऐसे करके। जब मैं बोल रही हूं खाना पीना, खाना पीना, आप इन दोनों वर्ड्स को योजक चिन्ह गायब कर दोगे बीच में से और पीछे लिख दोगे आदि। खाना पीना आदि, हाथ पांव आदि, चाय पानी आदि, दाल रोटी आदि, ये समाहार द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट है विकल्पक, विकल्पक द्वंद्व समास, जिस समस्त पद में 2 विरोधी शब्दों का प्रयोग हो। अब विरोधी शब्द कैसे, पाप पुण्य, ऑपोजिट वर्ड्स आ गए, वहां पे ऑपोजिट वर्ड दिए होंगे। जैसे मैं भला बुरा लिख रही हूं तो आप वहां पे कंजक्शन कौन सा लगाएंगे, योजक चिन्ह लगाएंगे, या, पाप या पुण्य, धर्म या अधर्म, भला या बुरा, इस प्रकार लिखेंगे। तो वो विकल्पक द्वंद्व समास होता है, जिसमें विकल्प दिया गया हो, जिसमें एक का लोप पाया जाए, उसे विकल्पक द्वंद्व समास कहते हैं। ये द्वंद्व समास की पहचान हो गई। अब बचा बहुव्रीहि समास। जी हाँ, बहुव्रीहि समास बच्चों ऐसा समास होता है जिसको हमने बी से डिनोट किया, जिसके समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करेंगे। अगर आपको याद हो 8th स्टैंडर्ड में अगर आपने पढ़ा हो तो हमने एक चीज ऐसी याद की थी, वो क्या चीज थी, वो समास बहुव्रीहि समास कहलाता है। आपने अगर शब्द रचना वाला पाठ पढ़ा होगा तो शब्द रचना की वीडियो भी मैं उसका लिंक दे दूंगी इस डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैंने आपको योगरूढ़ यौगिक शब्द समझाए थे। अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि वो समास बहुव्रीहि समास की तरफ संकेत करता था, यानी कि तीसरे पद की ओर संकेत करता था, ऐसा शब्द योगरूढ़। अगर योगरूढ़ के बारे में जानना है तो डिटेल में जानकारी जाननी है तो लिंक जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां जाके देख लीजिएगा, वहां आपको यौगिक और योगरूढ़ के बारे में पता चल जाएगा। अब बढ़ती हूँ बहुव्रीहि समास की तरफ। नीलकंठ वर्ड दिया होगा आपको, नीलकंठ, और टीचर बोल देगी आपको चलिए इसका समास विग्रह कीजिए और बताइए कौन सा समास है। अब नीलकंठ में आप कोई भी भक्ति थोड़ी लगाओगे, नील का कंठ, ये तीसरे पद की ओर आकर्षित हो रहा है, तीसरे पद की ओर हमें बता रहा है। क्या बता रहा है, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, आपको हर वर्ड ऐसे लगाना है लास्ट में जिसका वर्ड लिखे, नीला है कंठ जिसका। अब नीला कंठ किस भगवान का है, शिव जी भगवान का। लंबोदर, लंबे पेट वाला, लंबा है उदर जिसका, उदर होता है पेट, यानी कि वो किसकी तरफ संकेत करेगा, गणेश भगवान की तरफ। दशानन, 10 है आनन जिसके, 10 सिर वाला, 10 किसके सिर है, आनन किसके हैं, रावण के। 10 मुंह है ना, सॉरी सिर कह रही हूं, आनन का मतलब मुख, मुंह। महावीर, महान वीर है जो, महान वीर कौन है, एक ही को कहते हैं हनुमान जी को,
चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, विष्णु भगवान की ओर, यानी कि वो तीसरे पद की ओर संकेत करेगा, वो बहुव्रीहि समास होता है। अगर डिटेल में जानना है पहले योग रूट समझिए जाके शब्द रचना वाले टॉपिक को। आगे बढ़ती हूं। ये आपको दे दिया गया है अभ्यास पत्र और हर एक समास के उदाहरण मैंने नीचे दिए गए हैं। इनकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से कि इनका विग्रह करके क्या बनेगा। जैसे प्रतिदिन है अव्ययी भाव का, इसका क्या बनेगा आप बताइए समास विग्रह। इसका बनेगा प्रत्येक दिन या हर दिन, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया यथा अवसर, अवसर के अनुकूल, ठीक है। ये अव्ययी भाव है जिसके आगे अव्यय लगे हुए हों और इसका विग्रह करना आपको आना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट है, आपको बता रही हूं, नेक्स्ट है तत्पुरुष समास, जेब कतरा। अब जेब कतरा का समास विग्रह करना है तो क्या होगा, अब कौन सी विभक्ति इसमें लगेगी, आपको कैसे समझ में आएगा जेब कतरा को क्या करें। आप शुरू हो जाओ कर्म तत्पुरुष से। कर्म तत्पुरुष की पहचान क्या है, जेब को, कर्म कर्ता ने कर्म को, है ना। जेब से कतरा ये भी नहीं जुड़ा, फिर कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, जेब के लिए कतरा ये भी नहीं बना। फिर आगे क्या आएगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, जेब से कतरा ये भी नहीं बना। फिर अपादान से संबंध का के की, जेब का कतरा ये भी नहीं बना। फिर अधिकरण में पर, जेब पर कतरा ये भी नहीं बना। लेकिन यहां पर क्या बना, अपादान, क्योंकि जेब से कतरा हुआ, कोई चीज अलग हो गई अपादान कारक में। वन गमन, वन को गमन, वन को गया हुआ, उसको कहते हैं वन को गमन। को विभक्ति किसमें लगती है, कर्म में लगती है, तो कर्म तत्पुरुष हो गया। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, यानी कि हस्त से लिखित, तो क्या हो गया, हस्त से लिखित, करण तत्पुरुष हो गया। ठीक है, इस तरह पहचानना है। पहले तो विग्रह करिए, विग्रह करना सीख गए तो अपने आप समास पहचान लेंगे। कर्मधारय समास के उसी प्रकार एग्जाम्पल दिए हैं, चरण कमल, चरण रूपी कमल। फिर नील गगन, नीला है जो गगन, ठीक है। द्वंद्व समास के एग्जाम्पल आपको पता ही है, जिसमें क्या दिया होगा, नर नारी, नर और नारी, बीच में हमने योजक चिन्ह लगा देनी है। जन्म मृत्यु, जन्म और मृत्यु, और मैंने आपको समझाया था यहां पर ऑपोजिट वर्ड दिए हो वहां क्या कर देना है, जन्म या मृत्यु विकल्प बना देना है। जीवन और मरण, बहुव्रीहि में क्या करता है, तीसरे पद की ओर संकेत। प्रधानमंत्री, प्रधान है यो मंत्री, है ना, वो बना दिया। पंकज, पंकज यानी कि कीचड़ में उत्पन्न हुआ, ज का मतलब होता है उत्पन्न हुआ और पंक का मतलब कीचड़, कीचड़ में उत्पन्न हुआ, कीचड़ में एक ही चीज उत्पन्न हुई है, कमल, उसकी तरफ इशारा कर रही है। ये द्विगु समास है, उसके आगे सारे वर्ड्स काउंटिंग वाले लगे। दोपहर 2, शताब्दी का 100 और अष्टाध्यायी का 8, पंचवटी का 5, तो यहाँ पर भी आगे काउंटिंग वाले नंबर लग जाएं, वो द्विगु समास होता है। तो आई थिंक आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आई तो इजी ट्रिक्स जानने के लिए फटाफट से हिंदी लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ जाके एक और तरीके से समास सीख सकते हैं। बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपको समास की वीडियो कैसी लगी, ये वाली या वो वाली। ओके स्टूडेंट, जल्दी मिलती हूँ आपको आपके नए चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय।